इनमें से वाइल और जो फॉर हैं वो प्री टेस्ट लूप हैं, यानी कि लूप पहली बार चलने से पहले भी उसकी कंडीशन पहले चेक होती है और फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है। जबकि डू वाइल इज़ अ पोस्ट टेस्ट लूप। इसका मतलब क्या कि पहले डू वाइल का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो कि पहले बॉडी आ जाती है और उसके बाद एंड में कंडीशन आती है। सो कंडीशन जो कि एंड पे चेक हो रही है इसलिए इसे पोस्ट टेस्ट लूप कहा जाता है। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि वाइल लूप और फॉर लूप की बॉडी 0 और मोर टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, जबकि डू वाइल लूप की बॉडी 1 और मोर टाइम्स एग्जीक्यूट होती है, यानी कम से कम एक बार इसकी बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि पहली बार कंडीशन ही वो पहली बार बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करता है, सिंस इट इज़ अ पोस्ट टेस्ट लूप। मेजर लूप की टाइप्स की अगर बात करें, लास्ट टाइम भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि काउंटर कंट्रोल लूप्स हैं। काउंटर कंट्रोल लूप्स ऐसे लूप्स होते हैं जिनमें आपको पता होता है कि नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी हैं, या तो नंबर ऑफ आइटरेशंस कांस्टेंट होंगी, आपको पहले से मालूम होगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन होगा कि लूप पे 5 दफ़ा चलना है, 7 दफ़ा चलना है, 10 दफ़ा चलना है, या कितनी भी बार चलना है, या वो नंबर ऑफ आइटरेशन आप यूज़र से ले लेंगे एक वेरिएबल के अंदर और उसके मुताबिक लूप को कंट्रोल करेंगे। बोथ आर कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप्स। सेंट्रल कंट्रोल लूप्स ऑन द अदर हैंड आपको पता नहीं होता कि कितनी आइटरेशन इसकी होनी है। जब वो लूप चलना भी शुरू होता है उस वक्त भी इवन आपको नहीं पता होता कि कितनी आइटरेशन होंगी। उसके लिए फिर आप यूज़र को फैसिलिटेट करते हैं कि आप उस वक्त तक वैल्यूज एंटर करते जाएं जब तक कि डेटा एंड ना हो जाए, और जब डेटा एंड हो जाए तो सेंटिनल जो स्पेशल वैल्यू आपने रखी होती है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगी, और जब तक वो वैल्यू ना आ जाए तब तक आप इनपुट लेते जाते हैं। इसकी एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी जो देखी थी वो यहाँ पे आपके सामने, दिस इज़ अ सेंट्रल कंट्रोल लूप। तो सेंट्रल कंट्रोल लूप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहली इनपुट आप लूप से पहले लेंगे, लूप से बाहर लेंगे। तो पहला नंबर ले रहे हैं, पहली बार यूज़र को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, नाम के अंदर इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद लूप की कंडीशन में जो सेंट्रल कंट्रोल लूप आपने लगाया होगा वाइल लूप इस केस में, वो लूप की कंडीशन में इस कंडीशन को चेक कर रहे होंगे, और इस केस में हमने ये कंडीशन लगाई है कि अगर नाम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो तभी लूप के अंदर आओ, वही वैलिड इनपुट है। अगर यूज़र कोई भी नेगेटिव वैल्यू एंटर करेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज यूज़र जब तक कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ना एंटर कर दे, फॉर एग्जांपल वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू -999 लेट्स सपोज, तो जब तक ये -999 एंटर नहीं हो जाएगा वो तब तक लूप को हर इनपुट पे चलाता रहेगा। और बेसिकली यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, सम कर रहे हैं तमाम नंबर्स का। तो इफ -999 इज योर सेंट्रल वैल्यू, सो इट विल वेट अंटिल दिस वैल्यू इज गिवन बाय द यूजर, एंड अप टिल दैट बिफोर -999 जितनी भी वैल्यूज आई होंगी उसका सम कैलकुलेट करेगा और उसका सम स्क्रीन के ऊपर इवेंचुअली डिस्प्ले करवाएगा। तो ये है आपके सेंट्रल कंट्रोल लूप। और दूसरी कैटेगरी जो हम पहले डिस्कस करते रहे हैं वो आपके काउंटर कंट्रोल लूप्स कहलाते हैं। आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। सेक्शन 5.9 छोटा सा सेक्शन है, इसने बेसिकली यही डिस्कस किया कि कब कौन सा लूप यूज़ करना चाहिए। तो वाइल लूप इज़ अ प्री टेस्ट लूप, अभी हमने बात की। आप अगेन काउंटर कंट्रोल लूप्स के अंदर भी वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, और सेंट्रल कंट्रोल लूप में भी टिपिकली वाइल लूप ही यूज़ किया जाता है। डू वाइल लूप जैसा कि इसके स्ट्रक्चर से वाज़ेह है कि ये पोस्ट टेस्ट लूप है और ये कम से कम एक बार ज़रूर चलता है। तो डू वाइल लूप इज़ टिपिकली यूज्ड टू शो मेन्यूज़ टू द यूज़र। मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर मेन्यू को शो करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, जैसा लास्ट लेक्चर में भी हमने इसकी एग्जांपल देखी थी। इसने भी यहाँ पे लिखा हुआ है द डू वाइल लूप इज़ अ गुड चॉइस फॉर रिपीटिंग अ मेन्यू। और फॉर लूप टिपिकली काउंटर कंट्रोल लूप्स के लिए यूज़ की जाती हैं, जहाँ पे आपको बिफोर हैंड पता होता है कि लूप ने कितनी बार चलना है, 5 10 दफ़ा चलना है, 20 दफ़ा चलना है, या लेट्स सपोज n दफ़ा चलना है, तो वहाँ पे आप फॉर लूप यूज़ करेंगे। वंस अगेन अगर आप ऐसा प्रोग्रामर तैयार कर लें कि आपने पूरी ज़िंदगी सिर्फ वाइल लूप यूज़ करना है, तो आपको प्रोग्रामिंग करने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। यानी कि इफ़ यू चूज़ यू माइट से कि मैं कभी भी डू वाइल नहीं यूज़ करूँगा, कभी भी फॉर नहीं यूज़ करूँगा, चूँकि इनके थ्रू जो काम होते हैं वो वाइल के थ्रू भी हो सकते हैं। लेकिन एज अ प्रोग्रामर यू शुड बी फ्लेक्सिबल। जहाँ पे अगर डू वाइल की लॉजिक बेहतर लग रही है तो वहाँ पे डू वाइल यूज़ करें। और टिपिकली जैसा कि यहाँ पे भी लिखा गया है, हमने भी डिस्कस किया था कि मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर आप टिपिकली डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, आल्दो के थोड़ा सा मॉडिफाई करके वाइल लूप भी वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन टिपिकली मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम्स के अंदर चूँकि मेन्यू कम से कम एक बार ज़रूर शो करना होता है आपने यूज़र को, इसलिए डू वाइल इज़ एन आइडियल चॉइस टू डिस्प्ले अ मेन्यू टू द यूज़र रिपीटेडली। Similarly, for loop is typically used for counter control loops, and while loop is mostly used for central controlled loops, although के counter control के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। इसको भी ज़रा गो थ्रू कर लीजिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं है सेक्शन के अंदर 5.9 के अंदर।
अब सेक्शन 5.10 अगला सेक्शन पढ़ने से पहले आई एम गोइंग टू मूव टू द टॉपिक्स डिस्कस्ड इन द लास्ट सेक्शन ऑफ योर बुक. थोड़ा सा ऑर्डर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, देन वी विल कम बैक टू द नेस्टेड लूप्स. सो लेट अस डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. लेट्स सपोज कि ये कोड सेगमेंट है आपके पास. ये मैंने एक छोटा सा कोड सेगमेंट लिखा है फॉर लूप के थ्रू, जो कि नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है. आई 0 से इनिशियलाइज हो रहा है, आई लेस देन 10 है, आई प्लस प्लस कर रहे हैं, और टैब एक शुरू में डिस्प्ले कर दिया ताकि आउटपुट में वो बिल्कुल वो लेफ्ट हैंड के करीब ना डिस्प्ले हो, इजी टू रीड हो आउटपुट, इसलिए सिर्फ टैब की है. तो इसको अगर एग्जीक्यूट करके एक बार देख लें कि इसकी आउटपुट फ़िलहाल क्या आ रही है, तो ये आउटपुट आ रही है 0 से लेकर 9 तक नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं आउटपुट के अंदर. अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कंडीशन लगाता हूँ कि अगर आई 4 है तो आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस लूप. जब ब्रेक एक कीवर्ड है, लास्ट टाइम भी इसका जिक्र हुआ था स्विच स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से, कि जब आप वो स्विच स्टेटमेंट का फॉल थ्रू बिहेवियर अवॉइड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे हम लूप के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि लूप के अंदर ब्रेक का क्या मकसद है, किस तरह से वो यूज़ हो रहा है. तो आई 0 पे चलेगा, पहली बार आई 0 होगा, 0 लेस देन 10 है, अंदर आएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो सिंपली 0 को डिस्प्ले कर देगा. अगली बार इंक्रीमेंट होकर 1 आएगा, 1 पे भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, 1 भी डिस्प्ले हो जाएगा, 2 भी डिस्प्ले हो जाएगा, 3 भी डिस्प्ले हो जाएगा. जब आई 4 होगा, 3 के बाद जब वो ऊपर जाके इंक्रीमेंट करेगा 4 होगा, 4 इज लेस देन 10, अंदर आएगा. नाउ दिस कंडीशन विल बिकम ट्रू सिंस आई हैज बिकम 4. तो आई एम आस्किंग हेयर कि ब्रेक कर दो इस लूप को, टर्मिनेट कर दो इस लूप को. अब पहले तो इस लूप ने टर्मिनेट होना था व्हेन आई वुड बिकम 10, लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आई 4 पे ही लूप टर्मिनेट कर जाए. और लेट्स सपोज कि मैं लूप के बाहर निकल के यहाँ पे आउटसाइड द लूप आई की वैल्यू को भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एरर देगा कि जी आई अनडिक्लेयर्ड है, डिफाइन नहीं किया. सिंस मैंने आई को यहाँ पे डिफाइन किया है लूप के हेडर में, इसलिए इसका स्कोप यहाँ तक महदूद है. इफ आई वांट टू एक्सेस आई आउटसाइड द लूप आई मस्ट डिक्लेयर इट बिफोर द लूप. और यहाँ पे फिर मैं इसकी डिक्लेरेशन ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ इसको इनिशियलाइज करूँगा 0 से. सो फिलहाल मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ विदाउट यूजिंग दिस कंडीशन एंड ब्रेक. दैट्स वंस अगेन सी के आउटपुट क्या आती है. तो 0 से लेकर 9 तक लूप के अंदर डिस्प्ले हुआ और आउटसाइड द लूप आई की वैल्यू 10 है, जैसा कि होनी चाहिए. अब मैं इस कंडीशन को दोबारा से अनकमेंट कर देता हूँ, कोड का पार्ट बना देता हूँ, और नाउ लेट अस एग्जीक्यूट एंड सी कि आउटपुट क्या आती है. अब यहाँ पे 0 1 2 3 तो आउटपुट होंगे, लेकिन जब आई 4 हो गया, सिंस आई चोज टू ब्रेक द लूप इन दैट पर्टिकुलर केस, सो यहाँ पे उसने लूप को प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर दिया और बाकी की इटरेशन लूप की नहीं हुई. और लूप के बाहर वो जैसे ही निकला तो उसने आई की करंट वैल्यू डिस्प्ले कर दी और आई की वैल्यू उस वक्त थी 4. तो आउटसाइड द लूप आपको 4 यहाँ पे दिखाई देगा. सो ये ब्रेक की स्टेटमेंट आप तब यूज़ करेंगे जब आप लूप को, वैसे तो लूप ने 10 इटरेशन चलना था, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन आ गई है, कोई ऐसा वाक़या हो गया है कि आप चाहते हैं कि नहीं जी लूप अभी टर्मिनेट हो जाए, ये ऐसी कंडीशन ट्रू हो गई है. सो आप वहाँ पे ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं. रेयरली यूज़ किया जाएगा, बट वंस अगेन सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, C++ उसका पार्ट है, तो इसका यूजेज आपको मालूम होना चाहिए. सो इफ़ आई इज इक्वल टू 4 ब्रेक कर दो. सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि आई इज इक्वल टू लेट्स सपोज 7 पे ब्रेक कर दो, तो अब ये लूप 0 1 2 3 4 अप टू 6 पे चलेगा और 7 पे ब्रेक कर जाएगा. और जब लूप से बाहर निकलेगा तो जाहिर है आई की वैल्यू 7 आपको दिखाई देगी, जैसा कि आप देख सकते हैं. सो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रेक अ लूप, टर्मिनेट अ लूप प्रीमेच्योरली. इससे पहले कि उसकी कंडीशन फॉल्स हो, आप उससे पहले ही उसे टर्मिनेट करवाना चाहते हैं. Another related concept apart from break is continue. Continue भी again एक कीवर्ड है और लेट्स सपोज मैं i इक्वल टू 4 पे इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ. तो अब कंटिन्यू पे क्या डिफरेंस नज़र आएगा, पहले से एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट से देखने की कोशिश करते हैं.
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लूप 0 1 2 3 पे चला है और उसके बाद 4 पे इसकी आउटपुट नहीं नजर आई। जब 4 पे वो लूप के अंदर आया तो आपने उसे कह दिया कंटिन्यू, ब्रेक नहीं कहा, ब्रेक करने से तो बाहर चला जाता, लूप को टर्मिनेट कर देता। कंटिन्यू करने से क्या हुआ, कंटिन्यू करने से ये हुआ कि i इज इक्वल टू 4 की वैल्यू पे वो रेस्ट ऑफ द आइट्रेशन को टर्मिनेट कर देगा, रेस्ट ऑफ द आइट्रेशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा एंड इट विल गो टू द लूप हेडर। जिसका मतलब है कि जब i4 था ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंटिन्यू करने से क्या हुआ, ये वाली स्टेटमेंट उस आइट्रेशन के लिए जो कि लूप की 5th आइट्रेशन थी, आई चूँकि 0 से शुरू हो रहा है, 5th आइट्रेशन में ये उसने स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं की तो i4 डिस्प्ले होता हुआ स्क्रीन पे नहीं आया। अगली आइट्रेशन में चला गया, फिर लूप के हेडर में गया, वहाँ पे वो इंक्रीमेंट होके i4 से 5 हुआ और 5 भी लेस देन 10 था, फिर अंदर आएगा 5 भी डिस्प्ले होगा, 6 भी, 7 8 9 भी डिस्प्ले होगा और 10 पे आके इवेंचुअली लूप टर्मिनेट होगा जैसा कि नॉर्मली होना चाहिए। और आउटसाइड द लूप जब आप वैल्यू आई की डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो 10 ही नज़र आ रही है इस केस में। तो सिर्फ ये हुआ कि जो आइट्रेशन नंबर 10 आइट्रेशन है तो आइट्रेशन नंबर जो 5 थी जिसके अंदर आई की वैल्यू 4 थी वो यहाँ पे डिस्प्ले होती हुई दिखाई नहीं दी, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। सो कंटिन्यू की स्टेटमेंट बेसिकली क्या कह रही है, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप। तो वो मज़ीद एलैबोरेट कर लें कि skip the rest of current iteration and continue with the next iteration of the loop। बाकी के करंट आइट्रेशन की बाकी की स्टेटमेंट्स को, एक स्टेटमेंट थी यहाँ पे, हो सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं करंट आइट्रेशन की उनको स्किप कर दो और अगली आइट्रेशन पे चले जाओ। लूप को टर्मिनेट नहीं करना अभी, लेकिन करंट आइट्रेशन को सिर्फ स्किप करते हुए अगली आइट्रेशन के अंदर चले जाओ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, अगर मैं ये सी आउट की स्टेटमेंट इस इफ से ऊपर ले जाऊँगा तो अब इस कंटिन्यू का कोई बिहेवियर मुझे नज़र नहीं आएगा, यानी कि मैंने कंटिन्यू किया लेकिन कंटिन्यू में नीचे कोई स्टेटमेंट थी नहीं इस वाली कंडीशन के बाद। सो आउटपुट में इसका कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। इसको चला के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आउटपुट मुझे कंप्लीट ही नज़र आएगी, 0 1 2 3 4 भी नज़र आएगा, 5 6 7 सिंस कंडीशन से पहले ही मैं आई को डिस्प्ले कर चुका हूँ, 4 पहले डिस्प्ले हो चुका है, उसके बाद मैं उसे चेक कर रहा हूँ कि कहीं आई 4 तो नहीं है, तो कंटिन्यू कर दो। तो इन दिस केस नथिंग इज स्किप्ड सिंस देयर इज़ नो स्टेटमेंट आफ्टर दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो इसको वापस यहीं पे ले आते हैं। सो ब्रेक क्या कर रहा था, ब्रेक लूप को टर्मिनेट ही कर देता है, यानी कि आप कहते हैं कि यहाँ से ऑनवर्ड अब लूप को चलाने की ज़रूरत नहीं है, लूप को वहीं से टर्मिनेट करके बाहर निकल जाओ लूप से। तो लूप के बाद जो पहली स्टेटमेंट होती है वहाँ पे चला जाता है। कंटिन्यू की स्टेटमेंट क्या करती है, कहती है कि करंट आइट्रेशन को, रेस्ट ऑफ द करंट आइट्रेशन को स्किप कर दो और अगली आइट्रेशन में चले जाओ और फिर बाकी के आइट्रेशन वैसे ही एग्जीक्यूट करो। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कंडीशन चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इफ़ आई mod 2 इज इक्वल टू 1। क्या मतलब इस बात का कि अगर i मॉडुलस 2 ले रहे हैं, यानी कि उसका इवन ऑड चेक कर रहे हैं, इस केस में मैं 1 के बराबर चेक कर रहा हूँ, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि i कहीं ऑड तो नहीं है। अगर ऑड है तो कंटिन्यू कर दो, यानी कि उसको डिस्प्ले ना करो। तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, एज यू शुड हैव गेस्ड, इसके आउटपुट में आपको तमाम इवन नंबर नजर आएंगे, ऑड नंबर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ऑड जब भी आई ऑड नंबर था तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट ने उसको डिस्प्ले नहीं होने दिया और वो अगली आइट्रेशन के अंदर उसे ले गया। तो 0 के बाद 1 नहीं डिस्प्ले होगा, 2 होगा, फिर 3 नहीं होगा, 4 होगा एंड सो ऑन, आखिर में 8 के बाद 9 नहीं डिस्प्ले होगा और स्टिल लूप इसी वजह से इवेंचुअली टर्मिनेट होगा जब आई की वैल्यू 10 हो जाएगी, 9 से आगे जाएगी। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि वो इवन वालों को स्किप करें तो ऐसे कर सकते हैं। अब वो 1 3 5 7 9 डिस्प्ले कर रहा है, इवन वैल्यूज़ को 0 2 4 6 8 को डिस्प्ले नहीं कर रहा। सो इसकी भी कुछ जगहों में ज़रूरत है, वंस अगेन रेयरली यूज़ होगा लेकिन कुछ जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और किताब में भी इस्तेमाल हुआ नज़र आएगा ब्रेक को कंटिन्यू। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ब्रेक का क्या मतलब है और कंटिन्यू का क्या मतलब है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें किताब के अंदर, यहाँ शुरू में ही देखेंगे कि उसने वार्निंग भी एक दे दी है साथ ही
कि यूज़ द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स विद ग्रेट कॉशन बिकॉज दे बाईपास द नॉर्मल कंडीशन दैट कंट्रोल्स द लूप आइट्रेशन। बिकॉज वो नॉर्मल जो कंडीशन आपकी लूप की लगी होती है उसको बाईपास करते हुए लूप को प्रीमेच्योरली टर्मिनेट कर देता है या कोई एक आइट्रेशन या कुछ नंबर ऑफ आइट्रेशंस को स्किप कर देता है। तो इसको बड़े ध्यान से सोच समझ के यूज़ करना है यहाँ पे इसकी ज़रूरत हो। वही इसने यहाँ पे भी इसी तरह की एग्जांपल दी है जिस तरह की हमने पढ़ी है, तो वो भी आप पढ़ के यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे उसने ब्रेक को इलस्ट्रेट किया इस एग्जांपल के थ्रू। यूज़र से एक नंबर लिया जा रहा है, वैल्यू नाम की वेरिएबल में सेव कर रहा है और उसको जो भी वैल्यू यूज़र ने एंटर की है उसकी पावर 0 का रिजल्ट क्या आ रहा है, उसकी पावर 1 का रिजल्ट क्या आएगा, उसकी सोन पावर 10 का रिजल्ट क्या आएगा, उसको स्क्रीन पे एक एक करके डिस्प्ले करेगा। सो और हर वैल्यू को डिस्प्ले करने के साथ वो यूज़र से पूछ भी रहा है कि आप क्यों एंटर कर दें अगर क्विट करना चाहते हैं या कोई और की एंटर कर दें अगर आप क्विट नहीं करना चाहते। सो अगर यूज़र क्यों एंटर कर देता है अपनी चॉइस के अंदर तो लूप को ब्रेक कर देता है, यानी कि लूप की वो 10 आइट्रेशन पूरी होने का, इनफैक्ट 11 आइट्रेशन हैं इस केस में, पूरी होने का वेट नहीं करता और पहले ही लूप को टर्मिनेट कर देता है। सो एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें इसका सैम्पल रन, तो 2 यूज़र ने एंटर किया तो 2 की पावर 0 उसने दिखाया कि 1 है, फिर कंटिन्यू करना है तो यूज़र ने क्यू नहीं एंटर किया, सी एंटर किया, क्यू के अलावा कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के अलावा कुछ भी एंटर कर देगा तो वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए, नॉर्मली जो उसका बिहेवियर है। फिर 2 की पावर 1 आंसर 2 है, फिर कंटिन्यू किया, 2 की पावर 2 आंसर 4 है, उसके बाद यूज़र ने कहा बस काफ़ी है, क्विट कर दिया। सो क्विट करने के बाद वो बाकी की जो आइट्रेशन थी वो उसने कंप्लीट नहीं की और लूप को टर्मिनेट करके बाहर ले गया। तो ये ब्रेक का इस्तेमाल है और कंटिन्यू का इस्तेमाल भी इसने यहाँ पे बताया और ये भी आप अगेन जो एग्जांपल हमने देखी है तकरीबन वैसी ही है, यहाँ से भी एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। और जो प्रोग्राम जो एग्जांपल दी है 5.26 इसको भी देख लीजिएगा। इस केस में कंटिन्यू वो कब कर रहा है कि ये बेसिकली डीवीडी रेंटिंग का कोई प्रोग्राम लिख रहा है जिसके अंदर एवरी थर्ड डीवीडी इज़ फ्री, यानी आप डीवीडी की जो भी रेंट चार्जेस पे करते हैं तो उसका हर थर्ड डीवीडी आपको फ्री में मिलती है। तो उसके लिए उसने क्या चेक लगाया कि इफ़ डीवीडी काउंट जो एक एक करके हर बार इंक्रीमेंट करता जा रहा है, इफ़ डीवीडी काउंट mod 3 इज इक्वल टू 0, सो उसको वो कंटिन्यू कर देता है लूप की आइट्रेशन में, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करता, अदरवाइज उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करता है और टोटल के अंदर ऐड करता है। अच्छा, एक और चीज़ जो उसने यहाँ पे की है, वी विल कम बैक टू दिस पोर्शन आफ्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट नेस्टेड लूप्स। एक और चीज़ उसने यहाँ पे की है, ये ज़रा नोट कीजिएगा, लूप की कंडीशन में ही उसने काउंट प्लस प्लस भी किया है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इस तरह से करें। अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर प्लस प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट उसने यहाँ पे यूज़ किया है कि काउंट की करंट वैल्यू को यूज़ करो और उसके बाद काउंट को इंक्रीमेंट करो। सो इसको बेहतर तौर पे लिखा जा सकता है अगर यहाँ पे आप सिर्फ काउंट लिखें, काउंट इज लेस देन 10 और लूप के अंदर आके काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दोनों काम इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। आई वुड नॉट रिकमेंड इस तरह से अगर कोड लिखेंगे तो इट वुड बिकम मोर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, अनरीडेबल हो जाएगा। तो इस तरह के यूजेज को, प्लस प्लस के यूजेज को लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, अवॉइड करना है। अगर आप सिंगल स्टेटमेंट के अंदर प्लस प्लस किसी भी वेरिएबल के साथ कोई वेरिएबल नम है उसके साथ यूज़ करते हैं तो इट इज़ फाइन, लेकिन जब आप कहते हैं लेट्स सपोज किसी और वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव करना चाह रहे हैं, वैल इज इक्वल टू नम प्लस प्लस, सो इट इज़ स्लाइटली मोर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। बेसिकली यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि वैल के अंदर नम पहले चला जाए और उसके बाद नम इंक्रीमेंट हो जाए। सो आई वुड रिकमेंड कि इस एक स्टेटमेंट को आप इस तरह ना लिखें बल्कि इस फॉर्म में लिखें। और अगर आप चाह रहे थे कि प्लस प्लस नम करना है, यानी कि नम को पहले इंक्रीमेंट करो और फिर वैल्यू उसके अंदर सेव करो, तो यू कैन सिंपली मूव दिस स्टेटमेंट बिफोर दिस। तो वंस अगेन इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट वही है जो इस एक स्टेटमेंट का इफेक्ट था, बट दीज टू कंबाइंड टुगेदर आर मोर रीडेबल एज कम्पेयर टू दिस सिंगल स्टेटमेंट। सो अवॉइड
यूजिंग these kind of statements, ये वाली यूज़ कर लें इसकी बजाय। तो इवेंचुअली यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि हमने लाइंस ऑफ कोड रिड्यूस करना है। हमारा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हमने कोड को ज़्यादा रीडेबल बनाना है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाना है अपने लिए भी और दूसरा कोई हमारा कोड अगर पढ़े तो उसके लिए भी। सो किताब में उसने यहाँ पे भी ये काम किया है तो इसको भी अवॉइड करें। और अगर आप देखें तो उसने यहाँ पे भी ऐसा ही काम किया है तो इसको भी अवॉइड करें इस तरह के यूजेज को। यहाँ पे भी उसने यही काम किया है तो इसको भी अवॉइड करें। आई होप ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ और डिफरेंस इन दोनों में क्लियर है। इनके कुछ सैम्पल कोड सेगमेंट अगर आप अपने तौर पे लिख के चला के देखेंगे तो इसकी वर्किंग इंटायरली बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और रेयरली इसको यूज़ करना है। उसने किताब ने में भी वार्निंग दी है कि ब्रेक और कंटिन्यू आपके नॉर्मल फ्लो को चूँकि बाईपास करते हैं तो लूप की नॉर्मल वर्किंग को बाईपास करते हैं, ओवरराइड करते हैं, तो इनका यूज़ हद्दुल-इम्कान हद तक अवॉइड करना चाहिए। और कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि जहाँ पे आप कहें कि जी मैंने ये काम कंटिन्यू के थ्रू किया है तो ये कंटिन्यू के बगैर नहीं हो सकता है कंटिन्यू के बगैर भी। अगर आप यही काम करना चाह रहे हैं लेट्स सपोज कि आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि इवन के ऊपर वो कंटिन्यू कर जाए, सिर्फ ऑड नंबर्स पे चलाए, तो आप इसको सिंपली चेक लगा के भी कर सकते हैं। यानी कि ये वाला काम आप कंटिन्यू के बगैर कैसे करेंगे। इफ आई नॉट 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 तो तभी ये एग्जीक्यूट करो। और अगेन इट्स डिज़ायरेबल कि आप कर्ली ब्रेसेस भी यूज़ करें। सो अगर वो नंबर इवन होगा तभी डिस्प्ले करेगा, ऑड होगा तो डिस्प्ले नहीं करेगा। वाइस वर्सा करना चाहते हैं तो वो भी उतना ही आसानी से किया जा सकता है। सो बेटर टू अवॉइड यूजेज ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू, बट सिंस दे आर पार्ट ऑफ लैंग्वेज इसका यूजेज आपको मालूम एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, एक और यहाँ पे ब्रेक से मुतालिक ही एक और रिलेटेड इशू है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कि पहले मैंने शुरू में जो कोड सेगमेंट लिखा था मैंने इस तरह से ब्रेक को इस्तेमाल किया था कि अगर आई इज इक्वल टू 4 है तो ब्रेक कर जाओ, लूप को टर्मिनेट कर दो, कंडीशन के फॉल्स होने का वेट ना करो बल्कि लूप को यहीं से टर्मिनेट कर दो। तो आउटपुट में सिर्फ यहाँ पे 0 1 2 3 आ रहा था, 4 पे वो लूप को टर्मिनेट कर रहा था। यही काम अगर आप करना चाहते हैं लेट्स सपोज थ्रू अ वाइल लूप, किसी भी लूप को इस तरह से ब्रेक किया जा सकता है, चाहे वो वाइल है, डू वाइल है या फॉर है। हमने यहाँ पे फॉर की एग्जांपल डिस्कस की है। वाइल अगर कर रहे हैं तो सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल जे एक बना लेता हूँ, इस तरह से कंडीशन लगाता हूँ वाइल जे इज़ लेस देन 10, ये लूप चलेगा। और लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी तरह से जे को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ एंड आफ्टरवर्ड्स जे को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो दिस इज अ सिंपल लूप जो कि 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को डिस्प्ले कर रहा है। फिलहाल इसमें मैंने ब्रेक या कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं किया। एज यू कैन सी 0 से लेकर 9 तक आउटपुट आ रही है। कि शुरू में टी लगा दें। अच्छा जी, अब मैं उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ कि अगर j इक्वल टू 4 हो गया तो लूप को ब्रेक कर दो। वही वाली कंडीशन जिस तरह हमने ऊपर लगाई, तो जिस तरह मैं फॉर के अंदर लगा रहा हूँ उस तरह ही मैं यहाँ पे वाइल के अंदर भी लगा सकता हूँ। एज यू कैन सी 0 1 2 3 तक प्रिंट हुआ, 4 और से ऑनवर्ड्स नंबर प्रिंट नहीं हुए चूँकि लूप हमने जल्दी टर्मिनेट करवा दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखें 0 1 2 3 के बाद प्रोग्राम रुक गया है। मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। प्रोग्राम हैज़ गॉन इनटू एन इनफाइनाइट लूप। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे तो नॉर्मल वर्किंग हुई। 3 जब डिस्प्ले हुआ उसके बाद जे इंक्रीमेंट होके हो गया 4
फिर जब अगली इटरेशन में ऊपर गए, लूप की कंडीशन ट्रू थी, 4 वाज लेस देन 10, अंदर आए, चेक किया इस J4, यस J इज़ 4, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने से मतलब कि रेस्ट ऑफ द आइट्रेशंस को स्किप कर दो, यानी कि आइट्रेशन की बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको स्किप कर दो और अगली आइट्रेशन में चले जाओ। अब यहाँ पे चूँकि वाइल लूप के अंदर ऊपर हेडर में हमने इंक्रीमेंट नहीं करना, हमने बॉडी में इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट भी स्किप हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करता था फॉर लूप के केस में, तो कंटिन्यू करने के बाद वो यहाँ पे आएगा और पहले इंक्रीमेंट करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। तो आई अगर 4 है तो वो 5 हो जाएगा और अगली बार 5 10 से कंपेयर होगा। यहाँ पे उसे इंक्रीमेंट करने का मौका नहीं मिला, चूँकि J वॉज 4, आपने कंटिन्यू कर दिया तो उसने ये दोनों स्टेटमेंट स्किप कर दी, इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंटली स्किप कर दी, तो ऊपर चला गया। और सिंस J इज़ 4 तो अभी भी 4 ही है, फिर अंदर आएगा, फिर J4 है, कंडीशन 2 है, फिर कंटिन्यू कर जाएगा और इसी चक्कर में ही यहीं पे घूमता रहेगा, इनफाइनाइट लूप जैसे मैंने कहा कि बन जाएगा। तो जब आप इस तरह के वाइल लूप में कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि इंक्रीमेंट इस केस में भी हो। उसका आसान तरीन तरीका क्या है कि इसको ब्लॉक बना दें। J अगर 4 है तो कंटिन्यू करो, ज़रूर करो, लेकिन J को पहले एक बार इंक्रीमेंट कर दो ताकि अगली बार J की वैल्यू 5 हो जाए और 5 फिर आगे यूज़ हो रेस्ट ऑफ द लूप के अंदर। सो इसको अगर मैं चला के देखता हूँ तो नाउ आई विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट के 0 से लेकर 9 तक नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन बीच में से 4 स्किप हो गया है जिसको मैं कंटिन्यू के थ्रू स्किप करवाना चाह रहा था। सो अगर फॉर लूप यूज़ कर रहे होंगे तो कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो हेडर में चला जाएगा और इंक्रीमेंट भी करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर वाइल यूज़ कर रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि सिंस यहाँ पे ये इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो यू शुड मेक श्योर कि आप इस इफ़ के ब्लॉक में जिसमें कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने से पहले आप J++ कर दें। अगर कंटिन्यू करने के बाद J++ करेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पहले ही वो कंटिन्यू कर गया होगा, ऊपर चला गया होगा और ये भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। दिस विल आल्सो रिजल्ट इन एन इनफाइनाइट लूप। इसको भी मैं चलाने लगा तो ये भी इनफाइनाइट लूप में फंसा होगा। सो कंटिन्यू करने से पहले, बिफोर कंटिन्यूइंग द लूप, यू शुड इंक्रीमेंट J सो दैट कि उसकी वैल्यू ऑफ 4 से तब्दील हो जाए और नेक्स्ट वैल्यू पे जंप कर जाए, 5 पे चला जाए। तो इस एक चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अगर आप कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं विद अ वाइल लूप। अच्छा जी, हमने सेक्शन 5.9 की बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेस्टेड लूप्स। अच्छा, नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं? जैसा नेस्टेड इफ एल्स की हमने बात की थी, इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर के अंदर, इफ़ के अंदर भी और फिर एल्स के अंदर भी आप मल्टीपल इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, जिसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। उसको हमने नेस्टेड इफ एल्स कहा था और नेस्टेड इफ एल्स को आप फिर इफ़ एल्स इफ की शक्ल में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी हम देख चुके हैं तकरीबन 2 लेक्चर्स पहले। उससे पहले सूडो कोड के अंदर भी इसकी बात हम कर चुके हैं। तो इसी तरह से अगर लूप विद इन अ लूप आ जाए तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। जिस तरह इफ एल्स की नेस्टिंग हो सकती है, उसी तरह ही लूप्स की भी नेस्टिंग की जा सकती है। एक लूप के अंदर एक और लूप लिखा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम। अच्छा, ये नेस्टेड लूप्स की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर इसी चैप्टर के अंदर एक प्रीवियस प्रोग्राम है डू वाइल के थ्रू उसने जो लिखा था, दिस इज सेक्शन 5.5 डू वाइल लूप। इसके अंदर अगर आप देखें प्रोग्राम 5.8 तो इसमें नेस्टेड लूप ऑलरेडी यूज़ हुआ है। ये एक आउटर लूप है डू और उसका वाइल यहाँ पे लाइन नंबर 71 के अंदर है। 29 से लेके लाइन नंबर 71 तक एक डू वाइल लूप है और ये कर क्या रहा है, ये मेन्यू डिस्प्ले कर रहा है। वही हेल्थ क्लब मेंबरशिप का प्रोग्राम है, सिंपल सा। 3 टाइप्स की मेंबरशिप है, वो यूज़र को डिस्प्ले करता है, चॉइस लेता है और फिर अगर चॉइस इनवैलिड है, यूज़र ने कोई इनवैलिड चॉइस 1 से छोटी वैल्यू एंटर कर दी है या 4 से बड़ी वैल्यू एंटर कर दी है, तो हम उसे यहाँ पे एरर डिस्प्ले करते हैं और दोबारा से चॉइस एंटर करवाते हैं। तो ये एक वाइल लूप है जो कि आउटर इस डू वाइल लूप के अंदर लगा हुआ है। तो ऑलरेडी हम नेस्टेड लूप की एक एग्जांपल इस चैप्टर के अंदर पहले देख चुके हैं और आई थिंक सूडो कोड में भी आपने ऐसे कोड सेगमेंट्स लिखे होंगे ऑलरेडी जिसके अंदर लूप विद इन अ लूप आपने यूज़ किया होगा। वो लूप कोई भी हो सकता है, डू वाइल, फॉर या वाइल। सूडो कोड में तो हमने बहरहाल वाइल ही यूज़ किया था। तो वाइल विद इन अ वाइल आपने यूज़ किया होगा चंद एक टास्क के अंदर, तो यू ऑलरेडी नो कि नेस्टेड लूप किस तरह से काम करते हैं
और क्या उनका बिहेवियर होता है। लेट अस डिस्कस इन मोर डिटेल के नेस्टेड लूप की वर्किंग एक्चुअली कैसे चलती है। So let me firstly comment this out. Let's suppose I have this loop जो कि 0 से लेकर <5 तक चल रहा है। इसको अगर सिंपल एग्जीक्यूट करें तो मुझे स्क्रीन के ऊपर 0 1 2 3 4 5 नंबर इसी ऑर्डर में नज़र आएंगे। तो ये एक लूप है जो कि 5 दफ़ा चल रहा है। इसकी बॉडी 5 दफ़ा चल रही है और इसका हेडर जाहिर है 6 दफ़ा चल रहा है। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, प्री टेस्ट लूप का हेडर लूप की बॉडी से एक ज़्यादा बार चलता है। लास्ट टाइम जब वो यहाँ पे आएगा तो आई की वैल्यू 5 होगी और 5 इज़ नो लॉन्गर लेस देन 5 से लूप टर्मिनेट करके बाहर चला जाएगा। तो 6 दफ़ा इसका हेडर चला और उसकी बॉडी 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुई और हमें वो 5 नंबर स्क्रीन पे दिखाई दिए। नाउ लेट्स सपोज देयर इज एन अदर लूप विद इन दिस लूप। इज एग्जीक्यूटिंग 3 टाइम, जे भी 0 से शुरू हो रहा है और जे लेस देन 3 और अंदर आके मैं यहाँ पे आई और जे स्पेस से सेपरेट करके एक लाइन पे डिस्प्ले करता हूँ। इन स्टेटमेंट्स को फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। तो अगर इसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करें तो ये कैसे काम करेगा। आउटर लूप की पहली इटरेशन में आई 0 होगा, तो आई 0 यहाँ पे इसे विजुलाइज कर लेते हैं। तो आई इज़ 0 टू स्टार्ट विथ और आई लेस देन 5 है तो अंदर आएगा। अंदर आके एक और लूप स्टार्ट हो गया है, उसका वेरिएबल जे भी 0 से इनिशियलाइज होगा और सिंस 0 इज लेस देन 3 इसकी कंडीशन भी ट्रू है, आप अंदर आ जाएंगे। तो पहली बार जब आप अंदर आएंगे तो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, आई और जे की करंट वैल्यू। लेट्स सपोज ये आपकी स्क्रीन की आउटपुट है। तो स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले मुझे नज़र आएगा 0 एंड 0। उसके बाद अब इनर लूप अब चलना शुरू हो गया है। अब इनर लूप से आप आउटर लूप में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक इनर लूप अपनी तमाम आइट्रेशंस कंप्लीट नहीं कर लेता। सो आई अब 0 जो कि आउटर लूप में फिक्स हो गया था। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट लूप की बॉडी खत्म हुई, इनर लूप की बॉडी खत्म हुई, तो ये कहाँ जाएगा, इनर लूप के हेडर में जाएगा। इनर लूप के हेडर में जे को इंक्रीमेंट करने का कहा गया, जे इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 1। फिर 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और दोबारा से आई और जे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। अब आई चूँकि अभी तक 0 है, एंड में जो भी वैल्यू है वो लेटेस्ट वैल्यू है उस वेरिएबल की। तो आई चूँकि अभी तक 0 है तो 0 डिस्प्ले होगा और साथ में जे की वैल्यू जो कि 1 हो चुकी है वो डिस्प्ले होगी। अंदर वाले लूप की 2 आइटरेशन कंप्लीट हो गई हैं। फिर जाएगा हेडर में, जे को इंक्रीमेंट करेगा, जे इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। नोट करें कि आई अभी तक जे नहीं हुआ। 2 इज लेस देन 3 अंदर आएगा और फिर से आई और जे की वैल्यूज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा गया। तो तीसरी लाइन जो मुझे नज़र आएगी वो है 0 2। उसके बाद नाउ जब 2 के बाद ये वाली इटरेशन कंप्लीट हुई, थर्ड इटरेशन कंप्लीट हुई, जे इंक्रीमेंट होगा तो जे हो जाएगा 3। नाउ सिंस 3 इज नो लॉन्गर लेस देन 3, लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। लूप टर्मिनेट करने के बाद वो यहाँ पे आएगा इस जगह पे। यहाँ पे अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो एग्जीक्यूट होगी। हमारे केस में कोई स्टेटमेंट नहीं है तो नाउ इट हैज़ नाउ कंप्लीटेड द फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप। तो आउटर लूप की पहली आइट्रेशन में इनर लूप 3 दफ़ा चला है और ये 3 लाइनें डिस्प्ले हुई हैं। क्योंकि इनर लूप जब भी चलता है एक लाइन डिस्प्ले करता है, तो इनर लूप जो कि 3 दफ़ा चला है तो ये 3 लाइनें अभी तक स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो चुकी होंगी। अब आउटर लूप की सेकंड आइट्रेशन शुरू होने लगी है। सेकंड आइट्रेशन में अब आई इंक्रीमेंट होगा, आई अभी तक 0 ही था, अब जाके आई 1 हुआ, आई 1 हो गया, 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। वंस अगेन इट विल कम इनसाइड द आउटर लूप। इनर लूप के अंदर आएगा, दोबारा से जे को इनिशियलाइज करेगा 0 से और कंडीशन चेक करेगा 0 इज लेस देन 3। अंदर वाली लूप की कंडीशन भी ट्रू है, यहाँ पे आ जाएगा, सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। आई और जे की करंट वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। अब आई की वैल्यू करंटली अगर नोट करें तो 1 है
1 डिस्प्ले होगा और जे की वैल्यू 0 है, तो 1 0 इज द नेक्स्ट आउटपुट। सिमिलरली जे इंक्रीमेंट होगा अगली इटरेशन में 1 होगा, यहाँ पे 1 स्पेस 1 अंदर वाले लूप की, आउटर लूप की सेकंड इटरेशन में, इनर लूप की सेकंड इटरेशन में 1 1 डिस्प्ले होगा। उसके बाद जे इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा और अगली इटरेशन में डिस्प्ले होगा 1 2। तो इनर लूप की 3 इटरेशंस कंप्लीट होगी, आउटर लूप की सेकंड इटरेशन के लिए इनर लूप की 3 इटरेशन कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 तक डिस्प्ले हो चुका है। अब जब जे इंक्रीमेंट होके 3 होगा इन द नेक्स्ट इटरेशन, तो दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स, इनर लूप विल टर्मिनेट, इनर लूप टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट नहीं है, इट विल गो टू द आउटर लूप्स नेक्स्ट इटरेशन, थर्ड इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। आउटर लूप की थर्ड इटरेशन में अब आई इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा एंड 2 सिंस 2 इज लेस देन 5 एक बार फिर अंदर आएगा, जे को दोबारा से 0 से इनिशियलाइज करेगा एंड इट विल मूव फॉरवर्ड। तो इस इटरेशन में आप देख सकते हैं शुरू में 2 0 डिस्प्ले होगा, फिर जे हो जाएगा 1, फिर 2 1 डिस्प्ले होगा, फिर जे हो जाएगा 2, फिर 2 2 डिस्प्ले होगा and then it will, when it becomes 3 it will then move to the fourth iteration of the outer loop। तो जिस वे ये पहली 3 लाइनें आप देख सकते हैं आउटर लूप की पहली इटरेशन में डिस्प्ले होंगी, ये 3 लाइनें आउटर लूप की सेकंड इटरेशन में डिस्प्ले होंगी, ये 3 लाइनें आउटर लूप की तीसरी इटरेशन में डिस्प्ले होंगी। सिमिलरली चौथी इटरेशन के लिए भी इस तरह की 3 लाइनें होंगी 3 0 3 1 3 2 और पांचवी इटरेशन में 4 0 4 1 4 2 एंड फाइनली व्हेन आई 4 से 5 हो जाएगा तो दिस आउटर लूप विल टर्मिनेट एंड कंट्रोल विल कम हेयर, इस जगह पे आ जाएगा, लूप दोनों टर्मिनेट हो जाएंगे। इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार टू ऑब्जर्व इट्स आउटपुट। तो 0 0 0 1 0 2, उसके बाद 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 एंड 4 2। तो आउटपुट में टोटल कितनी लाइन्स आई हैं एज यू कैन काउंट और सी फ्रॉम हेयर 15 लाइन्स होंगे। आउटर लूप 5 दफ़ा चला है और उसकी हर इटरेशन के लिए इनर लूप 3 दफ़ा चला है, तो 5 × 3 टोटल 15 लाइन्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। बट यू कैन ऑल्सो डू इज कि यहाँ पे एक और एंडल डिस्प्ले कर दें इन ऑर्डर टू सेपरेट द आउटपुट ऑफ ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप। तो ये अब सेपरेट होकर इधर से डिस्प्ले आएंगे कि ये आउटर लूप की पहली आइट्रेशन में इनर लूप से डिस्प्ले हुआ है, ये आउटर लूप की सेकंड आइट्रेशन में इनर लूप से डिस्प्ले हुआ है एंड सो ऑन फॉर द third, fourth and fifth iteration। So with this example I think the working of nested loop should be clear now। एक और काम आप कर सकते हैं in order to make the output more concise। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे इन्हें इस तरह कॉमा सेपरेटेड डिस्प्ले करें, हैंडल नहीं स्पेस के साथ सेपरेट करके, 2 स्पेसेस के साथ सेपरेट करके, और जब एक लाइन कंप्लीट हो जाए, आउटर लूप की एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो एक हैंडल डिस्प्ले हो जाए। तो अब आउटपुट वही आएगी लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट में आपको नजर आएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। टिपिकली आप जिस तरह मैट्रिक्स को लिखते हैं मैथ के अंदर उस तरह की आउटपुट 5 लाइनें डिस्प्ले हुई हैं। दीज 5 लाइन्स कॉरस्पॉन्ड टू 5 आइट्रेशंस ऑफ द आउटर लूप और हर लाइन में 3 वैल्यूज डिस्प्ले हुई हैं। तो 5/3 का एक टेबलेट स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जिसके अंदर 0 0 0 1 0 2 है पहली रो में एंड सो ऑन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट रोज। तो दिस वे आउटपुट कैन बी मैनेज्ड बिट ईजिली। इसको अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, लेट्स बोलना चाहता हूँ 11 वो आइट्रेशन आउटर लूप की और इनर लूप की लेट्स सपोज 5 आइट्रेशन हों। लेट्स सी द आउटपुट। तो इस तरह से डिस्प्ले करेगा और यहाँ पे जो कि अलाइनमेंट अब वो 10 भी डिस्प्ले हो रहा है, पहले सिंगल डिजिट नंबर थे, यहाँ पे डबल डिजिट हैं, अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो आप यहाँ पे सेट विड्थ वगैरह के इस्तेमाल के थ्रू इसको ज़्यादा रीडेबल, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल भी बना सकते हैं अगर आप चाहें। सो दिस थ्रू दिस एग्जाम्पल वी हैव ट्राई टू सी के नेस्टेड लूप्स कैसे काम करते हैं। किताब की तरफ अगर आएँ, अ लूप दैट इज इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप।
यहाँ पे इस लूप के अंदर आप देख सकते हैं कि वो सेट डब्ल्यू के थ्रू अलाइनमेंट के लिए और यहाँ पे वो फिल के अंदर ज़ीरो का पैरामीटर भेज रहा है। तो फिल मेंबर फंक्शन बेसिकली एक अगेन स्ट्रीम मैनिपुलेटर है जो कि जब आप सेट डब्ल्यू करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेट डब्ल्यू के अंदर वो स्पेस से पैडिंग करता है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स स्पेस के तौर पर इंसर्ट करता है। अगर आप फिल ज़ीरो कर देंगे तो वो ज़ीरो फिल करेगा, यानी कि अगर 2 डिस्प्ले करेंगे तो वो 0 2 करके डिस्प्ले करेगा। अगर 2 की बिट्स है, अगर 3 की बिट्स में लेट्स सपोज 2 डिस्प्ले कर रहे हैं तो 0 0 2 करके डिस्प्ले करेगा। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ सिंपल लूप, नेस्ट लूप नहीं है, एक सिंगल लूप है जो कि 0 से लेकर 59 तक सेकेंड्स डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे वो एक क्लॉक सॉर्ट ऑफ टिकिंग क्लॉक सॉर्ट ऑफ बनाना चाह रहा है। तो नेस्ट लूप उसमें 2 नेस्ट लूप इस्तेमाल किए हैं। आउटर लूप में मिनट्स 0 से 60 तक चल रहे हैं, इनर लूप में सेकंड्स चल रहे हैं 0 से 60। तो पहले 1 मिनट 0 होगा और फिर सेकंड 0 से लेकर 59 तक अपना पूरी आइट्रेशन कंप्लीट करेंगे, फिर मिनट 1 हो जाएगा, फिर 0 से 59 तक आइट्रेशन कंप्लीट करेंगे एंड सो ऑन। तो हाउ मेनी लाइन्स वुड यू सी इन द आउटपुट ऑफ दिस कोड सेगमेंट? तो लाइन नजर आएंगी 60 into 60 which will come out to be about 3600 lines will be there in the output of this code segment। और अगर इसकी बात कर लें, दिस इज द ट्रिपल नेस्टेड लूप। आउटर लूप में वो आवर्स को लेके चल रहा है 0 से लेके 23 तक, लेस देन 24 है यानी कि 23 तक चलेगा। फिर 0 से लेके 59 तक मिनट्स हैं, 0 से लेके 59 तक सेकंड्स हैं और उसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। तमाम लिखना मुमकिन नहीं है, तो ये आउटपुट आएगी। और कितनी बार ये चलेगा, ये लूप चले यानी कि ये वाली स्टेटमेंट चलेगी 24 into 60 into 60 which will be about 86,400। तो 86,400 लाइन इसके आउटपुट में आपको दिखाई देंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टिल 23 59 59। तो 24 आवर टाइम फॉर्मेट के मुताबिक रात के 11:59 टाइम है। उसके बाद दोबारा 0 पे आ जाती है क्लॉक। वही वर्किंग उसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, जिसको हमने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देख लिया कि कैसे काम करता है। ट्रिपल नेस्टेड लूप भी वैसे ही काम करेगा। एक छोटा सा ट्रिपल नेस्टेड लूप लिख के आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ मोर स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ अ नेस्टेड लूप। अब यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है, 2 चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र से पूछ रहा है। किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स और उनके टेस्ट स्कोर्स एंटर करने हैं आपने इस प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव स्कोर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर, नम स्टूडेंट्स के अंदर उसको सेव कर लेता है। और हर स्टूडेंट के कितने टेस्टों के मार्क्स आप सेव करना चाहते हैं उसको एक दूसरे वेरिएबल नम टेस्ट के अंदर सेव कर सकते हैं। कर लिया उसने। उसके बाद स्टूडेंट 1 से शुरू हो रहा है, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आउटर लूप है। उसके बाद टेस्ट अंदर वाले लूप का वेरिएबल है, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ टेस्ट। तो अगर लेट्स सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 7 एंड देयर आर 5 टेस्ट फॉर ईच स्टूडेंट जिसके मार्क्स आप एंटर करवाना चाह रहे हैं, तो 7 into 5 टोटल आप चाह रहे हैं 35 एंट्रीज यूजर से लें एक एक करके। तो इस नेस्टेड लूप के थ्रू वो एंट्रीज ले रहा है। और प्रॉम्प्ट लाइन में भी देखेंगे कि एंटर स्कोर टेस्ट आउटर इनर लूप का वेरिएबल है और स्टूडेंट आउटर लूप का वेरिएबल है। तो आउटपुट इस तरह से आएगी कि पहले यूजर ने लेट्स सपोज एंटर किया कि 2 स्टूडेंट्स हैं, 3 टेस्ट स्कोर्स हैं हर स्टूडेंट के, तो 2/3 6 इनपुट्स आपने लेनी है। तो पहले स्कोर 1 ऑफ स्टूडेंट 1 के स्कोर्स ले रहा है, तो स्कोर 1 ऑफ स्टूडेंट 1, स्कोर नंबर 2 टेस्ट 2 का स्कोर स्टूडेंट 1 का, टेस्ट 3 का स्कोर स्टूडेंट 1 का। उसके बाद स्टूडेंट 1 की एवरेज कैलकुलेट करता है, इनर लूप से निकल के बाहर वाले लूप के अंदर आके उसकी एवरेज कैलकुलेट करता है, डिस्प्ले कर देता है। फिर सेकंड स्टूडेंट के लिए यही काम करता है और सेकंड स्टूडेंट के तीनों टेस्ट के नंबर एंटर करवाता है, उसको एवरेज करता है, उसको डिस्प्ले करता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसके मुताबिक ये आउटर लूप चलेगा और उसके अंदर जितने भी टेस्ट होंगे एक स्टूडेंट के लिए उसके लिए ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वो अज्यूम कर रहा है कि हर स्टूडेंट के टेस्टों के मार्क्स नंबर ऑफ टेस्ट सेम है। आप इसको ये भी मॉडिफाई कर सकते हैं कि हर स्टूडेंट के नंबर ऑफ टेस्ट भी डिफरेंट हो। तो उस केस में आपको नंबर ऑफ टेस्ट हर स्टूडेंट के लिए अलग से इनपुट लेने पड़ेंगे। तो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इन i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू नम स्टूडेंट्स i प्लस प्लस, और फॉर
जे इक्वल टू 1, जे लेस दैन इक्वल टू नंबर ऑफ टेस्ट जे प्लस प्लस। वही स्ट्रक्चर जो उसने यूज़ किया है ये मैंने वो लिख दिया है। ऊपर आपने जाहिर है नम स्टूडेंट्स का एक वेरिएबल बनाया होगा और नम टेस्ट का एक वेरिएबल बनाया होगा, और आप यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट करके नम स्टूडेंट्स की इनपुट यहाँ पे लेंगे। अब उसने नम टेस्ट की भी इनपुट यहाँ पे ली है, ऐसे उसने इम्प्लीमेंट किया है किताब वाली एग्जाम्पल। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा है कि हर स्टूडेंट के नंबर ऑफ टेस्ट सेम है। देखिए हर स्टूडेंट के नंबर ऑफ टेस्ट डिफरेंट हैं। आप कहते हैं ये एक स्टूडेंट के 5 टेस्ट हैं, दूसरे के 3 हैं, तीसरे के 4 हैं एंड सो ऑन। तो आप कहेंगे कि हर स्टूडेंट के जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं वो मैं अंदर आके हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट इनपुट लिया करूँगा सबसे पहले, यानी कि उसके टेस्ट स्कोर्स इनपुट करने से पहले उसके नंबर ऑफ टेस्ट इनपुट लूँगा, और उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से जिस तरह उसने इनपुट ली है उसका स्कोर इनपुट लेगा और उसको सामने ऐड करता जाएगा। जैसा वो यहाँ पे कर रहा है टोटल के अंदर, और फाइनली टोटल प्लस इक्वल टू स्कोर, और यहाँ पे आके जो एवरेज उसने कैलकुलेट करनी है वो टोटल को नंबर ऑफ टेस्ट से डिवाइड करके कैलकुलेट कर लेगा। जैसा कि यहाँ पे वो एवरेज कैलकुलेट कर रहा है टोटल को नंबर ऑफ टेस्ट से डिवाइड करके। सो किताब वाली एग्जांपल में वो ज्यूम कर रहा है कि नंबर ऑफ टेस्ट सेम है, तो अगर नंबर ऑफ टेस्ट सेम है हर स्टूडेंट के तो ये इनपुट यहाँ पे ली जाएगी जैसा कि उसने ली है। हम चाह रहे हैं कि नहीं, नंबर ऑफ टेस्ट भी हर एक के डिफरेंट हैं, तो उसके मुताबिक आप इसको हर बार हर स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ टेस्ट इनपुट लेके उसके मुताबिक अंदर वाला लूप उतनी बार चला सकते हैं। पहले स्टूडेंट के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है तो आप एंटर करेंगे जी इसके 5 टेस्ट हैं, तो 5 टेस्टों के स्कोर लेगा। दूसरे स्टूडेंट के लिए जब वो प्रॉम्प्ट करेगा तो वो आप लेट्स सपोज कहते हैं कि नहीं जी दूसरे स्टूडेंट के 3 टेस्ट हैं, 5 नहीं है, तो यहाँ पे 3 इनपुट करेंगे, अंदर वाला लूप फिर उसके मुताबिक 3 दफ़ा चलेगा एंड सो ऑन। ऐसे ही हर स्टूडेंट के लिए पूछता जाएगा। तो इस एक वेरिएशन को खुद से ज़रा इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। पार्शियल इंप्लीमेंटेशन मैंने कर दी है, इसको जरा कंप्लीट करके ठीक करके चला लीजिएगा, विच विल बी अ सिंपल वेरिएशन ऑफ दिस कोड गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। एक और एग्जांपल अगर देखें, नेस्टेड लूप की, लेट्स सपोज कि आप आउटर लूप चलाना चाहते हैं i लेस दैन इक्वल टू 6 i प्लस प्लस, और इनर लूप आप चलाते हैं j इक्वल टू 1 j लेस दैन इक्वल टू लेट्स सपोज 10 j प्लस। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर स्टैटिक कैरेक्टर एक स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो इस कोड सेगमेंट की आउटपुट क्या होगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आएगा? इस कोड सेगमेंट के आउटपुट में आपको स्क्रीन के ऊपर 6 × 10 60 स्टैटिक्स नज़र आएंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम द आउटपुट। उनको अगर काउंट कर लें तो दिस विल बी 60 स्टैटिक्स। तो एक लाइन डिस्प्ले हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक 10 स्टैटिक्स डिस्प्ले करने के बाद 10 स्टैटिक्स डिस्प्ले कर रहा है अंदर वाला लूप, और ये लूप चूँकि 6 दफ़ा चल रहा है तो 10 × 6 60 स्टैटिक्स डिस्प्ले होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं इंडियन लूप की हर एक सेट ऑफ आइट्रेशन के बाद एक एंडल यहाँ पे प्रिंट कर दूँ सो दैट कि अगली आउटपुट अगली लाइन पे जाए, तो आई वुड सी इन द आउटपुट 6 सेपरेट लाइन्स containing 10 statics each. So these are 6 lines which comes from here. outer loop कितनी बार चल रहा है? 6 दफ़ा चल रहा है, और हर लाइन में 10-10 स्टैटिक्स प्रिंट हो रहे हैं। तो 6/10 का एक पैटर्न इस तरह से नज़र आ जाएगा। कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं हैश का सिंबल यूज़ करना चाहता हूँ, उसकी डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि 15 लाइन्स प्रिंट हो और हर लाइन में
5 स्टैटिक्स प्रिंट हो, एक बिगर पैटर्न 15/25 का मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो यू विल सी दिस आउटपुट। 15 रोज हैं इसमें और देयर आर 25 कॉलम्स इन ईच रो, 25 कैरेक्टर्स इन ईच रो, तो 15/25 की आउटपुट इसमें डिस्प्ले हुई है। इसके थ्रू बहुत और भी आप डिफरेंट तरह के पैटर्न भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई पुट, इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी कर लेते हैं, इसको लेट्स सपोज कर लेते हैं 10, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जे लेस देन इक्वल टू आई। अब मैंने यहाँ पे फिक्स कांस्टेंट नहीं रखा, पहले मैं 15, 20, 25 लिखा हुआ था, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ था। अब मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, और आई क्या है, आई आउटर लूप का वेरिएबल, और कैरेक्टर भी कोई और अगेन स्टाइल की कर लेते हैं। तो हर देयर विल बी 10 रोज प्रिंटेड, 10 रोज प्रिंट करने की बात हो रही है, 15 करनी है, यहाँ पे 15 कर देंगे, दस रोज अभी 10 ही करनी है, 10 रोज प्रिंट करनी है। और हर रो में कितने स्टाइलिक प्रिंट करने हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो उतने स्टाइलिक प्रिंट करनी है जितनी आई की वैल्यू है। तो शुरू में आई की वैल्यू 1 होगी, इन द आउटर लूप आई की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे अंदर वाला लूप आई की एक वैल्यू लेके 1 वैल्यू लेके ये एक दफ़ा चलेगा, ठीक है, पहली रो में एक स्टैटिक प्रिंट होगा। फिर दूसरी इटरेशन जब आउटर लूप की शुरू होगी तो आई की वैल्यू 2 होगी, और तो ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगी, और ये लूप 2 दफ़ा चलेगा, और यहाँ पे 2 स्टैटिक दूसरी लाइन में प्रिंट करेगा। तो हर रो में इन एवरी ith रो नंबर आई, इन एवरी रो नंबर आई देयर विल बी आई स्टैटिक्स प्रिंटेड। तो इससे क्या पैटर्न नज़र आएगा आपको स्क्रीन पे, इस तरह का पैटर्न नज़र आएगा, ट्राइंगल पैटर्न। तो पहली रो है, रो नंबर 1 है, एक स्टैटिक है, रो नंबर 2 है, 2 स्टैटिक्स हैं, रो नंबर 3 में 3 है, एंड सो ऑन। रो नंबर 10 के अंदर देयर आर 10 स्टैटिक्स। सो नेस्टेड लूप्स के थ्रू आप इस तरह के पैटर्न मुख्तलिफ तरह के डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 या किताब के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है, इस तरह के ट्रायंगल पैटर्न या इस तरह का डायमंड पैटर्न आपने प्रिंट किया था, और वहाँ पे आपने ये पैटर्न प्रिंट किए थे बाय यूजिंग सिंपल सी आउट स्टेटमेंट्स, यानी कि इतनी सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करके लिख के आप ये काम कर सकते हैं जितनी इसके अंदर लाइन्स हैं पैटर्न के अंदर या इसके अंदर। अब इसी तरह के काम, अब चूँकि आपने नेस्टेड लूप पढ़ ली हैं, तो अब इसी तरह के काम आप नेस्टेड लूप्स के थ्रू करेंगे, और आने वाली लैब के अंदर भी चंद किस तरह के टास्क होंगे, और आपकी असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर भी इस तरह के टास्क आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह के जितने भी पैटर्न आपने प्रिंट करने हैं वहाँ पे नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल आप करेंगे। सो दैट वाज योर नेस्टेड लूप्स। नाउ हमने सेक्शन 5.9 भी आज कवर कर लिया, 5.10 नेस्टेड लूप्स का भी कवर किया, 5.12 जो कंटिन्यू और ब्रेक की कीवर्ड थे उनका इस्तेमाल था वो हमने पहले देख लिया। लेट अस नाउ टॉक अबाउट सेक्शन 5.11। अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट फाइल्स लेट अस डिस्कस अ कपल ऑफ मोर थिंग्स अबाउट नेस्टेड लूप्स। ये लूप अभी हमने देखा था जिसके अंदर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टैटिक्स हर लाइन में डिस्प्ले हो रहे थे। 10 लाइन्स डिस्प्ले हो रही, पहली लाइन में एक स्टैटिक है, दूसरी में 2 स्टैटिक्स है, एंड तीसरी में 3 एंड सो ऑन। 10वीं लाइन में 10 स्टैटिक्स प्रिंट हो रहे हैं। चला के दोबारा देखते हैं, आउटपुट ये आ रही थी। Now something very interesting will happen if I put 10 minus I here. अब आउटपुट क्या होगी? अब आउटपुट ये होगी कि पहली लाइन में वो 10 आई जे 1 से शुरू हो रहा है, और लेस देन इक्वल टू 9 तक चलेगा, तो देयर आर 9 स्टैटिक्स डिस्प्लेड इन द फर्स्ट लाइन, एंड 8, 7 इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो स्टैटिक्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो एट द फर्स्ट स्टेप यू शुड कन्विंस योर सेल्फ कि वाई इट इज़ वर्किंग, वाई इट इज़ प्रिंटिंग दिस पैटर्न ऑन स्क्रीन। इसको थोड़ा सा ड्राइव करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद अब नेस्टेड लूप एक तो इस तरह से है कि एक ही आउटर लूप है और एक ही इनर लूप है। अब एक ही आउटर लूप के अंदर एक से ज़्यादा इनर लूप्स भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ
डैश डिस्प्ले कर देता हूँ हाइफन। तो दिस इज़ आर नेस्टेड लूप एज वेल। अब देखिए ये ट्रिपल नेस्टेड लूप नहीं है, ये स्टिल डबल नेस्टेड लूप है। ये लूप है, उसके अंदर ये लूप है, और जब ये ख़त्म होता है तो तब ये वाला लूप शुरू होता है। ट्रिपल नेस्टेड लूप वो तब होगा अगर एक आउटर फॉर के अंदर एक और फॉर है और उसके अंदर एक और फॉर लूप इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ अ ट्रिपल नेस्टेड लूप। 3 लेवल्स की नेस्टिंग आ जाएगी इसके अंदर। जबकि दिस इज़ 2 लेवल नेस्टिंग। पहले फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप है और जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर ये वाला चलता है। लेट्स सी कि इसकी आउटपुट क्या होती है। एज यू कैन सी हियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई के बेसिस पे वो डैशेस इतने डिस्प्ले करते हैं। तो रो नंबर 1 के अंदर देयर विल बी 1 डैश डिस्प्लेड, रो नंबर 2 के अंदर देयर विल बी 2 डैशेस डिस्प्लेड एंड सो ऑन। और फिर स्टैटिक्स रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट करता है। तो रो नंबर 1 में देयर आर 9 स्टैटिक्स डिस्प्लेड, देन 8, देन 7 एंड सो ऑन। तो इस तरह का एक पैटर्न, इसमें 2 तरह के कैरेक्टर्स आपस में मर्ज हो रही हैं, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी नेस्टेड लूप्स की एक और एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ वेरिएशन खुद से ट्राई आप कर सकते हैं।